सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सकुशल होंगे। वह अब तक जो पढ़ाया गया वो भी आपने अच्छे से समझा होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल गोविंद भक्त। बाल गोविंद भक्त पाठ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हमें बताता है जो समाज के में रहता है, लेकिन उसका जो कार्यकलाप है, जो काम करने का जो तरीका है, उसे देख के हमें लगता है कि अरे वो तो सन्यासी है। तो लेखक ने हमें यही समझाने का यहाँ इस पाठ में प्रयत्न किया है कि सिर्फ साधु जैसे वेश पहनने से कोई आदमी सन्यासी नहीं हो सकता, जब तक कि उसके कर्म, उसका जो काम है, समाज में जो रहने का तरीका है, वो उसमें अगर सन्यासीपन नहीं है। मतलब सन्यासीपन का मतलब किसी से ना तो इतना प्रेम, किसी चीज़ों से मोह माया ज़्यादा नहीं रखना। साथ ही साथ इस पाठ में लेखक ने हमें ग्रामीण संस्कृति के बारे में बताया कि किस तरह से लोग खेतों में काम करते हैं, और दूसरा प्राकृतिक वातावरण के खेतों का नज़ारा, गांव का नज़ारा, एकदम ये सब कुछ इस पाठ में हमें देखने को मिलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भक्त। बाल गोविंद भक्त पाठ पढ़ने से पहले हम उसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी, जिसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव, कठिनाइयों और संघर्षों के में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। मतलब उस समय भारत को आज़ाद करवाने के अनेक आंदोलन चल रहे थे, तो लेखक भी उन आंदोलनों से जुड़ गए। कई बार जेल भी गई। उनकी मृत्यु देवासन 1968 ईस्वी में 1968 में उनकी मृत्यु हो गई। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय। ये सब क्या है? पत्र पत्रिकाएं, जिनमें इनकी जो रचनाएं थी वो छपती थी और जिनका इन्होंने संपादन किया था। ये सारी पत्र पत्रिकाएं और इनका इन्होंने संपादन किया था। गद्य की विविध विधाओं में इनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। मतलब अनेक प्रकार के कहानी भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, निबंध भी लिखे। इनकी रचना यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है पतितों के देश में, ये क्या है? उपन्यास। चिता के फूल, ये कहानी। अम्रपाली नाटक, माटी की मूर्तें, रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है कि इनके लेखन में विशिष्टता थी, इसलिए इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो अभी हमने किसके बारे में समझा? राम वृक्ष बेनीपुरी। अब हम इनके जो रेखा चित्र है राम बाल गोविंद भक्त, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उसके बाद हम इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ देखेंगे। बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। मतलब एक ऐसे व्यक्ति का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है जिसमें मानवता कूट कूट कर भरी है, और जो लोक संस्कृति को जानता है, और अपने सामूहिक चेतना, जिसमें सिर्फ
खुद के लिए नहीं, अपने समाज के लिए जागरूकता है, समाज को एक अच्छा समाज देखना चाहता है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, मतलब कितना वो मानवीय, कितनी उसमें दया है, दूसरों के प्रति वो कितना सोचता है, ये सब बातें उसे सन्यासी बनाती हैं। सिर्फ वेशभूषा पहन लेने से ही कोई सन्यासी नहीं हो सकता। ये बाल गोविंद भक्त के चरित्र के माध्यम से लेखक ने यहाँ पे समझाया है। जब हम ये रेखा चित्र पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि वास्तव में क्या कोई घर का त्याग करके सिर्फ वनों में तपस्या करता है वही सन्यासी होता है। ये सब हम इस पाठ में समझेंगे। बाल गोविंद भक्त इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। रूढ़ियों मतलब कुछ गलत रीति रिवाज हैं, उन पर भी ये पाठ प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भक्त के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो अभी हम इस बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र के से संबंधित जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको देख लेते हैं। हाँ, अभी हम देखते हैं शब्दार्थ। मंझोला, मंझोला मतलब बीच का, ना बहुत लंबा ना बहुत छोटा। कंबली, कंबल। पोतहु, पुत्रवधु या पुत्र की पत्नी या स्त्री। रोपनी, धान की रोपाई, धान उगान, धान की फसल को उगाना। कलेवा, सवेरे का जलपान, जिसे हम आजकल नाश्ता या ब्रेकफास्ट कहते हैं, उसे कलेवा भी कहा जाता है। पूर्वाई, पूर्व की ओर से चलने वाली हवा। अधरतिया, आधी रात। खजड़ी, डपली के ढंग का परंतु आकार में सबसे उससे भी छोटा एक वाद्य यंत्र, जो ढपली की तरह तो बचाया जाता है लेकिन आकार में वो और भी छोटा है। निस्तंभिता, एकदम सन्नाटा, एकदम शांति, जहाँ बिल्कुल किसी की आवाज ना, एकदम शांत माहौल होना। लोही, प्रातःकाल की लालिमा, जब आसमान में सुबह होने वाला होता है, सूर्य उदय होने वाला से तो थोड़ी थोड़ी लालिमा बिखरी हुई होती है, उसे क्या कहा जाता है? लोही। कुआशा, कोहरा, धुंध जिसे कहते, फोग आप बोलते हो जिसे। आवृत्ति, आवृत, ढका हुआ, आच्छादित, जिसे चारों तरफ से घेर रखा हो, आच्छादित है, ढका हुआ है। कुश, एक प्रकार की नुकीली घास। बोदा, बहुत ही कम बुद्धि वाला। बोधा मतलब वैसे तो कमजोर होता है लेकिन यहाँ एक के कम बुद्धि वाला। शंबल, सहारा। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, मतलब कद उनका ना बहुत बड़े थे ना बहुत छोटे थे। यहाँ बाल गोविंद भक्त का रेखा चित्र खींचा गया, मतलब उसके शरीर की पूरी की इन लाइनों से हमें लगता है कि हाँ इस तरह का उसका व्यक्तित्व है। 60 के ऊपर के ही होंगे, मतलब उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर की ही थी। बाल पक गए थे, मतलब बाल उनके सफेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग की रहता था। मतलब उनकी दाढ़ी बहुत लंबी तो नहीं रहती थी लेकिन हमेशा थोड़े थोड़े बाल उनके चेहरे पे रहते थे, मतलब एकदम साफ नहीं रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथी की सी कनपटी टोपी। एक जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते। जब जाड़ा आता, सर्दी, जाड़ा मतलब सर्दी, जब सर्दी का मौसम आता तो कह रहा है कि उसमें से एक कंबल ओढ़ लेते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी तिलक, जो रामानंद एक समुदाय है उसमें लोग किस तरह से तिलक लगाते हैं चंदन का, उस तरह का वो तिलक, चंदन का तिलक लगाते, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। यहाँ पे बाल गोविंद भक्त का एकदम रेखा चित्र
लेखक ने प्रस्तुत किया है कि वो किस तरह का उनका कद था, बाल कैसे दिखते थे, कपड़े वो कैसे पहनते थे, उनका बिल्कुल रेखा चित्र प्रस्तुत किया है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे, मतलब वो बहुत कम कपड़े पहनते थे और तुलसी की माला गले में पहनते थे, कबीरपंथी टोपी ओढ़ते थे। तो इस वेशभूषा को देख के हम उन्हें ये नहीं कह सकते वो साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, कह रहे कि वो साधु नहीं थे, बिल्कुल गृहस्थ, घर में रहते थे, घर परिवार वालों के साथ रहते थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पोतरू को तो मैंने देखा था। मतलब उनकी गृहिणी मतलब उनकी पत्नी, पत्नी का तो क्या हो सकता है वो बहुत पहले उनकी मृत्यु हो गई, उनके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनका बेटा और पुत्र वधु को मैंने देखा है। थोड़ी खेती बाड़ी भी की, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भक्त साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले मतलब साधु, जिसे हम साधु, जिन मानवीय गुणों के कारण किसी व्यक्ति को साधु कहा जा सकता है, वे सभी मानवीय गुण बाल गोविंद भक्त में थे। वैसे तो वो गृहस्थ अपने घर में रहते थे, अपने बच्चों के साथ रहते थे, लेकिन उनका जो काम करने का जो तरीका था, जिस तरह की भावनाएं वे उनमें थी, वो साधुओं जैसी थी। कबीर को साहब मानते, मतलब कबीर को साहब भगवान मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, मतलब एकदम साफ साफ व्यवहार रखना, जो जैसा भी बात है सबके मुंह पे कह देना, कोई लुका छिपी नहीं रखना, उस व्यवहार को क्या करें, खरा व्यवहार रखना। ये नहीं कि अभी कुछ कहा थोड़ी देर बाद कुछ और कह दिया, उसको हम खरा व्यवहार नहीं कह सकते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, मतलब सीधी दो टूक बात करना, जो जैसी है सीधी सीधी बात कह देना, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, बिना पूछे व्यवहार में लाते, करा कि किसी की भी चीज को छूते नहीं थे, और कभी मान लो जरूरत भी होती तो वो उससे पूछते थे, बिना पूछे किसी की भी चीज को वो ना छूते थे, ना ही उसका प्रयोग करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होना मतलब जिज्ञासा की इस तरह कैसे कर सकता है। कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते, जैसा कि पहले आजकल जो टॉयलेट वगैरह हमारे यहाँ हर घर में बन गई हैं, लेकिन गाँव में पहले ऐसा नहीं था, लोग बाहर खेतों में शौच के लिए जाते थे। तो कह रहा है कि वो अपने ही खेत में शौच करता, किसी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी कभी नहीं बैठता था। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ भी साहब कबीर को उन्होंने क्या माना है, भगवान माना है, और कह रहा है कि वो उसी की वो मानते थे कि वो उन्हीं की देन है, सब चीज उन्हीं की है। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर में से 4 कोस दूर था। कह रहा कि जो खेत में जो पैदा होता, लोग क्या करते हैं, खेत में पैदा होते ही अपने घरों में भर लेते हैं, लेकिन बाल गोविंद भक्त उन सब से हटके थे, उन सब से अलग थे। जो भी खेत में पैदा होती थी वो कहाँ लेके जाते थे, साहब के मंदिर में। और वो मंदिर कहाँ था, अब उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ के से मतलब है, यहाँ साहब के दरबार का मतलब है एक कबीरपंथी मठ था, उस मठ में वो लेके जाते थे। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजार चलाते। कह रहा है कि उनको भेंट में वहां रख लेते थे और उसके बदले में उन्हें प्रसाद के रूप में जितना जो भी कुछ मिलता था उसे घर ले आते थे और उसी से वे अपना गुजारा चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, कह रहे कि उसकी इस तरह के व्यवहार पे मैं मुग्ध था, मैं बहुत ही प्रभावित था। मुग्ध होना मतलब प्रभावित होना, मैं बहुत प्रभावित था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता था। दो कह सदा सर्वदा मतलब हमेशा सुनने को मिलता था। कबीर के भी सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, मतलब वे कबीर के सीधे साधे पदों को लय से गाते थे और ऐसा लगता था पूरा वातावरण ही सजीव हो उठा हो। आषाढ़ की रिमझिम है,
आषाढ़, बारिश का मौसम है, धीरे धीरे बारिश हो रही है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, मतलब सारा गांव उस समय खेतों में है। खेतों में किस लिए? काम करने के लिए। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, मतलब धान को उगाया जा रहा है। धान के पानी भरे खेत में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर, सुबह का, जो सुबह बहुत जल्दी खेत में आ गए हैं काम के लिए, और उनका नाश्ता लेके कौन आई है? औरतें, कलेवा नाश्ता।